गुड मॉर्निंग। आज हम लोगों का ग्रेविटेशन का सेकंड लेक्चर है। ठीक है, कल हम लोगों ने ग्रेविटेशन का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा था। आज उसी इंट्रोडक्शन को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, और कुछ पार्ट आगे बढ़ते हैं। देखो अभी नेक्स्ट टॉपिक हमारा ग्रेविटेशन का है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस। ठीक है, क्या है? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस। देखो कल हमने बात करी कि दो मासेस होंगे तो उनके बीच में कितना फोर्स लगेगा। ठीक है, हमने फाइंड भी करा था फोर्स का फॉर्मूला Gm1m2/r²। ठीक है, लेकिन अगर कोई सिस्टम ऑफ मासेस हुआ जिसमें कई सारे मासेस हुए, सपोज होगी मेरे पास में कई सारे मासेस हैं, ये m3 दे दो, ये m1 दे दो, ये m2 दे दो, और भी n नंबर ऑफ मासेस है सपोज। तो मुझे पता करना है कि ये सारे मासेस मिलकर इस m3 पर कितना फोर्स लगाएंगे। तो अब मैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से फाइंड नहीं कर सकता हूं, क्योंकि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन मुझे दो मासेस के बीच का फोर्स बताता है। ठीक है, तो फिर यहां पर लगता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस। ठीक है, मतलब हम लोग अभी भी पहले तो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ही लगाएंगे, क्योंकि दोनों मासेस के बीच का फोर्स निकालेंगे और फिर उन सबको ऐड करेंगे। ऐड करना मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ फोर्सेस को ऐड करना मतलब होता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इसका मतलब ये एक मास आपका यहाँ पर है, ये एक मास यहाँ पर है, हमें पता करना है कि टोटल मास इस m3 पर कितना लगेगा। तो देखो ये वाला मास भी क्या करेगा, सेंटर टू सेंटर यहाँ पर फोर्स लगाएगा। मैं मान लेता हूँ ये फोर्स कितना होगा, F31। इन वेक्टर फॉर्म लिखना है, तो दिस फोर्स इज व्हाट, F31। ये इधर खींचेगा। ठीक है, इसका फोर्स कितना होगा, इसको F13 लिखो, 3 पर लगा, F3। मतलब ये इस तरफ खींचेगा, ये इस तरफ खींचेगा। ठीक है, तो अगर मुझे टोटल फोर्स पता करना है इस 3 वाले मास पर, ठीक है, टोटल फोर्स ऑन थर्ड मास कितना होगा, इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। ठीक, और इन दोनों का कैसे सम करना पड़ेगा, वेक्टर सम करना पड़ेगा। ठीक है, स्केलर सम नहीं करना है, एक चीज याद रखो, यहाँ पर स्केलर सम हम लोगों को नहीं करना है, वेक्टर सम करना है। इसलिए हमें डायरेक्शन भी देनी पड़ेगी। तो रिजल्टेंट फोर्स एक इधर लग रहा है, एक इधर लग रहा है, तो रिजल्टेंट फोर्स किधर जाएगा, दिस इज द रिजल्टेंट फोर्स, मतलब F3। ठीक है, तो रिजल्टेंट फोर्स इस तरफ जाएगा, तो रिजल्टेंट भी लिख सकते हैं हम लोग, F31 प्लस F3। तो जब नंबर ऑफ मासेस हो, ठीक है, तो क्या किया जाता है, फोर्स दो मासेस के बीच का ही निकाला जाता है। ठीक है, और फिर उन सबको ऐड करके टोटल फोर्स निकाला जाता है। जैसे यहाँ पर मुझे पता करना था कि m3 पर कितना फोर्स लगेगा, लेकिन यहाँ पूरे सिस्टम में दो मासेस है, एक m1 है और एक m2 है। तो ये दोनों ही क्या करने वाले हैं, इस m3 वाले मास के ऊपर क्या लगाने वाले, फोर्स लगाने वाले। तो मुझे अगर इस m3 वाले मास का टोटल फोर्स निकालना है, पहले मैं इसका फोर्स निकालूंगा, फिर इसका फोर्स निकालूंगा, और फिर उन दोनों को क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। ऐसे n नंबर ऑफ मासेस भी हो सकते हैं। ठीक है, n नंबर ऑफ मासेस भी हो सकते हैं। जैसे अगर मैं देखूं यहाँ पर, मान लो एक मास है m1, ठीक है, इसके आजू बाजू कई सारे मासेस है, m2 है, m3 है, m4 है, और ऐसे ही mn है, मतलब कई सारे नंबर ऑफ मासेस है। मेरे को पता करना है कि ये सारे मिलकर m1 पर कितना मास लगा रहे हैं। तो m1 को ये इस तरफ खींचेगा। ठीक है, मतलब इसका क्या आ जाएगा, m1 F12। ठीक, ये इस तरफ खींचेगा, तो इसका क्या आ जाएगा, F13। ये इस तरफ खींचेगा, तो इसका कितना आ जाएगा, F14। और ये इधर लेकर जाएगा, तो इसका कितना आ जाएगा, F1। तो मुझे टोटल फोर्स जो है F1 पर अगर निकालना है, तो F1 का जो टोटल फोर्स होगा वो कितना होगा, F12 प्लस F13 प्लस
F14 प्लस डैश करके F1, मतलब इसमें और सिस्टम में कई सारे नंबर ऑफ मासेस है, मैंने डायरेक्ट n तक शो किया है, ठीक। तो ये क्या निकलेगा मेरा टोटल फोर्स ऑन फर्स्ट मास। मतलब इनिशियली तो मैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ही यूज करूंगा, क्योंकि दोनों फोर्स, इन दोनों के बीच का अगर मुझे फोर्स निकालना तो सीधी बात है मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। फिर इन दोनों के बीच का निकालूंगा और फिर उनको मैं क्या करूंगा, उसका वेक्टर सम करूंगा, नॉट ए स्केलर सम, ठीक है। इनका मुझे क्या करना पड़ेगा, वेक्टर सम करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन लिख लेते हैं हम लोग, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। देखो मैं एक क्या लेता हूँ, इक्विलेटरल ट्रायंगल लेता हूँ, मान लो से ऑल साइड्स ऑफ टी, तीनों साइड सेम है, इतने की एक ही। अब इसके तीनों कॉर्नर पर एक एक मास रखा हुआ है, ठीक है। तीनों कॉर्नर्स पर क्या रखा हुआ है, एक एक मास। यहाँ पर भी m मास रखा है, दिस कॉर्नर इज a, यहाँ पर भी m मास रखा हुआ है, दिस कॉर्नर इज b, यहाँ पर भी m मास रखा हुआ है, दिस कॉर्नर इज c। अब मुझे पता करना है कि इस a मास के ऊपर कितना फोर्स लगेगा, ठीक है। I have to find इस a मास के ऊपर कितना फोर्स लगेगा। तो आप सिंपल ही बोलोगे कि सर फोर्स कितना लगेगा, दोनों g वाला फॉर्मूला लगा लो, g m1 m2 by r स्क्वायर, बट वो नहीं लगेगा क्योंकि हमें क्या करना है, वेक्टर सम करना है, ठीक है। वेक्टर सम करना है तो फिर डायरेक्शन बताना है, ठीक है। तो चलो आप फाइंड करते हैं हम लोग, फिर डायरेक्शन कैसे निकलेगा यहाँ पर फोर्स, ठीक। सबसे पहले तो मैं, अगर आपको वेक्टर सम करना है तो आपको दो चीजें निकालनी होती है, एक तो मैग्नीट्यूड निकालना होता है और एक क्या निकालना होता है, डायरेक्शन, ठीक है। तो एक फोर्स आपका इधर लगेगा, इसको मैं मान लेता हूँ F1 वेक्टर, और इस तरफ जो फोर्स लगेगा, ठीक है, उसको मैं मान लेता हूँ F2 वेक्टर। मतलब ये वाला मास भी खींचेगा और ये वाला मास भी खींचेगा, तो इसको मैंने कितना मान दिया, F1 वेक्टर मान दिया, इसको मैंने कितना मान दिया, F2 वेक्टर मान दिया। इसके ऊपर लगने वाला फोर्स निकालना मुझे A पर, ठीक है। इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, अगर मैं मानूं एंगल, तो एंगल कितना होगा, 60 डिग्री, ठीक है ना, तो 60 डिग्री एंगल माना, ठीक। तो F1 F2, अब सबसे पहले मुझे क्या निकालना है, रिजल्टेंट फोर्स का। देखो अगर मुझे टोटल फोर्स निकालना तो पहले आप ऐसे लिख सकते हैं, F इज इक्वल्स टू वेक्टर सम ऑफ F1 F2, क्या लिख सकते हैं, वेक्टर सम ऑफ F2। वेक्टर सम करना है, इसका मतलब मुझे दो चीजें चाहिए, एक तो मैग्नीट्यूड चाहिए और दूसरा डायरेक्शन चाहिए। तो निकालते हैं, मैग्नीट्यूड निकालते हैं पहले, F1 और F2 की वैल्यू कितनी होगी पहले वो भी देख लो, ठीक है। वैसे तो दोनों बराबर होंगे क्योंकि सेम मासेस फोर्स लगा रहे हैं, तो F1 इज इक्वल्स टू F2, इनकी वैल्यू कितनी होगी, मासेस क्या है, देखो फॉर्मूला ये होता है g m1 m2 by r स्क्वायर, ये हमें पता है, ठीक। तो F1 इज इक्वल्स टू F2, ठीक है। मासेस क्या क्या, ये भी मास है m है और ये भी मास m है, तो m1 m2 की जगह पर हम लोग क्या रखेंगे, m रख देंगे, ठीक है। तो ये m इनटू क्या हो जाएगा, m, और डिस्टेंस कितना आएगा, तो डिस्टेंस देखो आप a है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर, तो फोर्स ऑफ फर्स्ट फोर्स ऑफ सेकंड बराबर से क्या हो जाएगा, g m स्क्वायर बाय a स्क्वायर, दिस इज द फोर्स, ठीक है। मतलब इधर F1 की तरह लगेगा, F2 की तरह लगेगा, बट मुझे तो रिजल्टेंट निकालना है, तो उसके लिए मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। मैं क्या निकाल रहा हूँ, सबसे पहले रिजल्टेंट फोर्स का क्या फाइंड कर रहा हूँ, मैग्नीट्यूड फाइंड कर रहा हूँ। तो F इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ F1 स्क्वायर
प्लस 2f1 f2 cos थीटा प्लस f2 स्क्वायर। ठीक है, अब मैं यहाँ पर f1 f2 तो बराबर है, इसको f मान सकता हूँ मैं, या तो f1 मान लो सभी को। ठीक है, तो f बराबर से क्या हो जाएगा, देखो पहले इसको करो यहाँ, इसको वैसे रहने दो, इसको f स्क्वायर मान लो। ठीक है, f1 स्क्वायर मान लो, और प्लस इसको भी, दोनों को f2 को भी f1 ही पुट कर देता हूँ क्योंकि दोनों इक्वल। तो क्या हो जाएगा 2f1 स्क्वायर cos थीटा कितना है 60 है, प्लस लास्ट में भी f1 स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या कराना होगा, f1 स्क्वायर प्लस 2f1 स्क्वायर cos 60 यानी कितना हो जाएगा आपका, तो दे सकते हैं 1/2 पे कैंसिल आउट हो जाएगा, √3 ठीक है। तो ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो f बराबर से क्या बचेगा, √ f1 स्क्वायर प्लस f1 स्क्वायर प्लस f1 स्क्वायर। ठीक है, सो f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3f1 स्क्वायर, मतलब f इज इक्वल टू √3f1। ठीक है, तो √3f1 is the value of resultant। ये क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स है। अब यहाँ पर आप f1 की वैल्यू भी रख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा √3 वैसे ही रहेगा आपका, और इसकी जगह पर क्या आ जाएगा gm²/a²। ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ फोर्स। ठीक है, ये क्या है, अभी मैग्नीट्यूड आया, अब हमें क्या पता करनी है, डायरेक्शन पता करनी है। ठीक है, वी हैव टू फाइंड द डायरेक्शन। तो देखो ये किधर लेके जा रहा है, ये किधर लेके जा रहा है, इसने यहाँ जाना है, तो ये डायरेक्शन होगी, इधर है डाउनवर्ड है, वो भी बाय डायरेक्शन के अंदर है, तो डायरेक्शन क्या है कि -j। आपको पता है ऊपर जाता है तो पॉजिटिव होता है, लेकिन y की डायरेक्शन क्या होती है -j। तो जो रिजल्टेंट फोर्स है उस पे अगर आप वेक्टर लगाओगे तो पहले आपको मैग्नीट्यूड रखना पड़ेगा √3gm²a², और डायरेक्शन क्या आ जाएगी -j। दिस इज योर आंसर। ठीक है, इस तरीके से इसके आसान से क्वेश्चन है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट लेवल का नहीं था क्वेश्चन। ठीक है, इस तरीके से इसके सारे क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे हम लोग बाद में। अभी हमने सिर्फ ऐसे एग्जांपल टॉपिक को समझने के लिए लिया, कल के भी एग्जांपल्स बाकी कल जो टॉपिक हुआ था उसके। ठीक, मैं आगे बढ़ाता हूं क्लास को। देखो कल मैंने बोला था कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। उसमें कई लोगों ने पूछा मुझसे कि सर हाउ फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, उसको प्रूव कर दो। ठीक है, वो भी मैं प्रूव कर देता हूं। कल मुझे कुछ लोगों का मैसेज था कि सर आपने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में फोर्स को क्या माना था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर माना, मतलब इनवर्स स्क्वायर लॉ को प्रूव कर देते ग्रेविटेशनल फोर्स के। देखो वो भी प्रूव कर लेते हम लोग। कुछ लोग बोल रहे थे कि सर डिस्टेंस के साथ साथ ग्रेविटेशन फोर्स कम होता है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r आना चाहिए। ठीक है, y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। ठीक है, इनवर्स स्क्वायर लॉ क्यों लग रहा है, ये कई लोगों का क्वेश्चन था करके, मुझे मैसेज आता है लोगों को। तो देख लो इनवर्स स्क्वायर लॉ लिखते हैं। देखो कई सारे साइंटिस्ट हैं, मैंने आपको कल भी बताया था, जिन्होंने ग्रेविटी के बारे में बात करी, ऑब्जेक्ट के बारे में बात करी। जैसे गैलीलियो का एक लास्ट में तन्मय ने मुझसे क्वेश्चन किया था कि सर अगर एयर नहीं रहेगी तो क्या सारे ऑब्जेक्ट सेम स्पीड से गिरेंगे। हाँ तन्मय, ठीक है, वो मैंने बाद में देखा आपका क्वेश्चन। ठीक है, तो दोनों ऑब्जेक्ट, हैवी ऑब्जेक्ट और लाइट ऑब्जेक्ट को अगर आप सेम हाइट से फेंक रहे हो, ठीक है, तो सेम हाइट से फेंकने पर वो दोनों सेम टाइम पर अर्थ पर पहुंचेंगे, अगर बीच में कोई मीडिया नहीं है तो। ठीक है, कोई मीडिया नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर मीडिया आती है, जैसे मान लो एयर ही आई, तो एयर का रेजिस्टेंस जो होगा वो लाइट ऑब्जेक्ट के लिए ज्यादा रहेगा, तो लाइट ऑब्जेक्ट देर लगेगा। मतलब एरिस्टोटल ने पहले कहा था कि अगर आप दो ऑब्जेक्ट को फेंकोगे, एक हेवी ऑब्जेक्ट है और एक लाइट ऑब्जेक्ट है, तो पहले हेवी पहुंचेगा और बाद में लाइट पहुंचेगा। फिर गैलीलियो ने उसको करेक्ट करते हुए कहा कि भैया ये वाली बात आपकी ठीक है, लेकिन कब ठीक है, जब बीच में कोई मीडिया हो। ठीक है, बीच में अगर कोई मीडिया रहेगा तो सीधी बात है हेवी पहले पहुंचेगा, क्योंकि हेवी को मीडिया ज्यादा देर तक अपोज नहीं कर सकता और लाइट ऑब्जेक्ट देर से पहुंचेगा। ठीक है, लेकिन अगर बीच में कोई मीडिया है ही नहीं तो हेवी और लाइट ऑब्जेक्ट अगर सेम टाइम पर आप छोड़ेंगे तो दोनों साथ में। ठीक है, कल के क्वेश्चन का आंसर आपका
ठीक। सो अब भाई हम लोग देख रहे हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ, जो दूसरा क्वेश्चन हमारा आया था, ठीक है, उसके ऊपर देख रहे थे। देखो न्यूटन ने कई सारी बातें करी, उसके अंदर से हमने एक बात ये भी बताई कि मान लो अर्थ है और अर्थ के हम लोग दो बात करें, ठीक। एक ऑब्जेक्ट को हम लोग अर्थ पे खड़ा रखते हैं, थोड़ा और बड़ा करते हैं, दिस इज एन। अब एक ऑब्जेक्ट अर्थ पर खड़ा है, ठीक है, तो उसको भी क्या लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, टूवर्ड्स कहाँ एक्ट कर रहा है, सेंटर पर, ठीक है। और जब मून यहाँ पर घूमता है तभी भी उसको जो सेंट्रीपिटल फोर्स मिलता है, क्योंकि आपको पता है मून सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो उसे क्या लगेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा, ठीक है। और सेंट्रीपिटल फोर्स उसे कौन देता है, ग्रेविटेशनल फोर्स देता है। मतलब मून को अगर सर्कुलर पाथ पे अगर ट्रैवल करना है, न्यूटन नहीं कहते कि अगर सर्कुलर पाथ पर अगर ट्रैवल करना है तो इट रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, और उसे सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से मिल रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। मैंने कहा ना कई बार हम लोग सोचते हैं कि यार मून के ऑर्बिट में घूम रहा है, कहीं अर्थ पर आकर क्यों नहीं गिर जाता है, तो उसके पीछे रीजन ये कि यहाँ पर उसे सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट है और उसे ग्रेविटेशनल फोर्स से मिल जाता है, ठीक है, इसलिए वो यहाँ पर आकर नहीं गिरता है। दूसरी बात, इस ऑब्जेक्ट को ना लेते हुए यहाँ पर कल आपको याद रहेगा एक ट्री वाली बात करी थी हमने, ठीक है। तो ये ट्री से जब कुछ गिरता है, जैसे एप्पल ही मान लो, तो आपको पता है यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स क्या प्रोड्यूस करता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है, ठीक है। यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स क्या प्रोड्यूस करता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो यही दो ऑब्जेक्ट को हम लोग देखेंगे। सबसे पहली बात मून के लिए करता हूँ, ठीक। मून जब इस पाथ पर घूमता है तो उसका जो टाइम पीरियड है, ठीक है, टाइम पीरियड जो है, मतलब टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है, टाइम फॉर कंप्लीटिंग वन रिवॉल्यूशन, एक चक्कर लगाने के लिए उसे लगभग 27.3 डेज लगते हैं, ठीक है। कितने डेज लगते हैं, 27.3 डेज लगते हैं, ठीक है। और दूसरी बात, अगर हम लोग यहाँ से इसका एक्सेलरेशन निकाले कि मून कितना एक्सेलरेट होता है, अगर वो पता करना है हम लोगों को, तो हमने ये बात तो देखी कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल्स टू ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है ना। ये देख लो आप, सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर है, यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर है, ठीक है। और एक बार मैं आपको ये बता दूं कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी मैं आपको बता देता हूँ, अर्थ और मून के बीच का डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन मून एंड अर्थ ये होता है 3.85 into 10⁵ किलोमीटर, और मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 3.85 into 10⁸ मीटर इलेक्ट्रॉन। तो ये इसके बीच का क्या होता है, डिस्टेंस होता है। अब हमें पता चल गया कि यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वही सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स बड़ा है, कितना होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, m ओमेगा स्क्वायर r आपका क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, ठीक है। और बेसिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स का m है, ठीक। सो दिस टू फोर्सेस आर इक्वलाइज्ड, सो ma इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, m ओमेगा स्क्वायर r हो जाएगा। सो हियर m इज कैंसल, ठीक है। सो अगर मुझे मून का एक्सेलरेशन निकालना है, दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ मून, मून का अगर एक्सेलरेशन निकालना है तो वो क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर r। अब आपको ओमेगा की वैल्यू भी बता देता हूं, ओमेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी होता है और इसकी वैल्यू होती है 2π/t। कितनी वैल्यू होती है इसकी, 2π/t। तो अगर मैं यहां पर रखूं तो कितना हो जाएगा, ये ओमेगा का स्क्वायर है ना, तो 4π/t² इनटू क्या होगा,
4 पाई बाय टी स्क्वायर इनटू एक्सेलरेशन क्यों निकाल रहा हूं मैं मून का बताता हूं, 1 मिनट रुको सर। तो एक्सेलरेशन ऑफ मून इज इक्वल्स टू, अगर आप देखेंगे r की वैल्यू तो 4 पाई ऐसे रहने दो, r की वैल्यू कितनी है, डिस्टेंस कितना बताया मैंने, मून और अर्थ के बीच का डिस्टेंस है ये, ठीक है, कितना है 3.85 into 10⁻⁸, ठीक है, ये डिस्टेंस है, ठीक है, और अपॉन में टी स्क्वायर, पहले तो टाइम पीरियड को भी सेकंड में कन्वर्ट करो, डेज में, तो 27.3 डेज है, उसमें 24 आवर का मल्टीप्लाई करूंगा तो एक दिन का आएगा, उसके बाद में 60 मिनट और 60 सेकंड, ये आप सेकंड में पढ़ोगे, ठीक है, इसका क्या है स्क्वायर है। इस पूरी वैल्यू को अगर आप सॉल्व करते हैं तो मून का एक्सेलरेशन लगभग आता है 0.0027 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ मून, ठीक है, एंड दिस इज द डिस्टेंस ऑफ मून। याद रखो ये क्या है, मून का अर्थ से डिस्टेंस है, और मून जो है इतने एक्सेलरेशन से, ठीक है, दिस एक्सेलरेशन इज नॉट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, क्योंकि मून जो है वो सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट जो है वो अभी कौन सा मोशन करेगा, ट्रांसलेटरी मोशन करेगा, लगभग ये वर्टिकली डाउनवर्ड मोशन करता है, ठीक है, जो हमने पढ़ा है काइनेमेटिक्स के अंदर, ठीक है, तो वर्टिकली डाउनवर्ड मोशन करेगा या फिर मोशन अंडर ग्रेविटी दिस ऑब्जेक्ट, और मून क्या कर रहा है यहाँ पर सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो हमने दो बातें यहाँ पर निकाली, एक तो डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम द अर्थ निकाला और दूसरा मून का एक्सेलरेशन निकाला। क्यों निकाला, ध्यान से समझो। अब मैं दो ही बातें लिखूंगा बोर्ड पर, एक तो डिस्टेंस और एक एक्सेलरेशन। So, डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस के बाय में मैं इसे लिख देता हूं, मतलब आप समझ रहे हैं डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ सरफेस कितना है 3.85 to 10⁻⁸ मीटर, ओके, और एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन ऑफ मून 0.0027 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये बात हुई मून, ठीक है, अब मैं बात करता हूं इस ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट जब यहां से गिरता है तो इसका जो एक्सेलरेशन होता है वो कितना होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये ऑब्जेक्ट अर्थ के नियर बाय है, मतलब इसका जो अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस है वो अर्थ की रेडियस के बराबर होगा। अब इतना डिस्टेंस मत कैलकुलेट करो, ये तो ऐसे भी नेग्लिजिबल होगा, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है हम लोग अर्थ के सेंटर से मानते हैं, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट लगभग रहेगा 6378 किलोमीटर, मींस टू से मीटर 6378 into 10 की पावर कितना हो जाएगा किलोमीटर, 10⁻³ मीटर। ये क्या रहेगा आपका डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। दूसरी बात एक्सीलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा, एक्सीलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट होगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज व्हाट एक्सीलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। अब मैंने ये दो बॉडीज निकाली, मतलब एक तो मून लिया और एक ऑब्जेक्ट लिया, ठीक है, क्यों मुझे कंपैरिजन करना, ठीक है, तो ये दोनों ऐसी बॉडीज है मून भी और ऑब्जेक्ट भी जिनके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स का इफेक्ट है, ठीक है, दोनों पर ही ग्रेविटेशनल फोर्स है। अरे भाई मून क्यों एक्सीलरेट है, मून क्यों सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, क्योंकि उसके ऊपर क्या लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। अगर नहीं लगता तो कहानी कुछ और हो जाती, ठीक है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स यहां क्या दे रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट नीचे क्यों गिर रहा है, क्योंकि इसके ऊपर क्या लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट का मोशन अंदर ग्रेविटी क्यों हो रहा है, वर्टिकल डाउनवर्ड मोशन क्यों हो रहा है, जस्ट बिकॉज़ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, और इसका सर्कुलर मोशन क्यों हो रहा है, जस्ट बिकॉज़ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। इसलिए मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया और एक मून लिया, मैं दोनों को क्या कर रहा हूं कंपेयर कर रहा हूं ताकि मैं क्या प्रूव कर सकूं, इनवर्स स्क्वायर लॉ प्रूव कर सकूं, ठीक है। सो गाइस अब हम लोग क्या करते हैं डिस्टेंस ऑफ मून अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, तो डिस्टेंस ऑफ मून अपॉन
डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, कितना होगा 3.85 इंटू 10⁸, ये किसका डिस्टेंस है, मून का। ऑब्जेक्ट कितना है 6378 इंटू 10⁻3। जब आप दोनों पर डिवाइड कर दोगे, ठीक है, जब आप दोनों पर डिवाइड कर दोगे तो 60 अप्रोक्सीमेट इसका क्या आएगा, आंसर आएगा। कितना आंसर आएगा अप्रोक्सीमेट 6, ऊपर नीचे हो सकता है, अप्रोक्सीमेशन 60 आएगा, ठीक है। और अब ये तो डिस्टेंस को डिवाइड किया, अब एक्सेलरेशन को करते हैं, लेकिन एक्सेलरेशन को उल्टा करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें प्रूफ इन्वर्स कर लो। तो एक्सेलरेशन के अंदर हम लोग ऊपर रखेंगे एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, नीचे हम लोग रखेंगे एक्सेलरेशन ऑफ मून, ठीक है। तो एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट कितना होता है 9.8 दिया हुआ है और मून का 0.0027। तो इसका अगर आप सॉल्व करेंगे तो यहां पर ये अप्रोक्सीमेटली आंसर आएगा 3600। कितना आंसर आएगा 3600, ठीक। अब ध्यान दो ये है 60, तो क्या मैं अगर ये वाली टर्म का स्क्वायर करूं तो इसके बराबर आएगी, क्योंकि ये 60 के बराबर है और ये 3600 के बराबर है। तो 60 का स्क्वायर करने पर क्या 3600, 60 का अगर स्क्वायर करो तो 3600 आएगा, मतलब इधर का स्क्वायर करो तो ये आएगा, यस और नो। सो एक्सीलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन एक्सीलरेशन ऑफ मून बराबर से क्या हो जाता है, डिस्टेंस ऑफ मून अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट का होल स्क्वायर, ठीक है ना, क्योंकि इसका स्क्वायर करूंगा तब क्या आएगा, ये आएगा। ये 60 है और ये 3600 है, तो 60 का स्क्वायर अगर करूंगा तो किसके बराबर आ जाएगा, आपका 3600 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। ये तो बात हुई। दूसरी बात आप देखो, इसमें एक्सीलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट ऊपर है और मून का एक्सीलरेशन नीचे है, और डिस्टेंस के अंदर मून का डिस्टेंस ऊपर है और एक्सीलरेशन ऑफ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट नीचे है, मतलब इनवर्स है, इनवर्स है और स्क्वायर। कहना है ऐसे एक्सीलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर, बोल सकता हूं ना, उसी बात से मैं बोल सकता हूं एक्सीलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, डिस्टेंस का स्क्वायर। अब वी नो द फार्मूला ऑफ फोर्स, क्या होता है मास इनटू एक्सीलरेशन, क्या होता है मास इनटू एक्सीलरेशन। सो कैन आई पुट द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन हियर, मैं बोल दूंगा F बराबर से mr, m इज आल्सो कांस्टेंट, रखो नहीं रखो बात रही है। सो कहना है से F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, बोल सकता हूं मैं F क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, r स्क्वायर के, ठीक है ना। यहां तक समझ में आया, ये हमको करना था इनवर्स स्क्वायर लॉ कि फोर्स जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, r स्क्वायर से, ठीक है। अब आप जब फोर्स की वैल्यू निकालोगे तो दो वैल्यू आप ले सकते हो, देखो कैसे लिखोगे, कांस्टेंट में 1 मान लो, एक तो अर्थ ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाएगी तो वहां पर अर्थ का मास रखना पड़ेगा, मतलब क्या हो जाएगा m/r², ठीक है। और दूसरा ऑब्जेक्ट लगाएगा तो क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल लगाएगा, ऑब्जेक्ट लगाएगा तो स्मॉल m/r²। फिर इन दोनों कंडीशंस को अगर आप साथ में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू m/r²। जब प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटाएगा तो फोर्स इक्वल्स टू लगेगा और यहां पर क्या लग जाएगा Gm/r²। देखो ये फार्मूला कल हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से भी प्रूव किया था, और वही फार्मूला आज हम लोग कहां से प्रूव कर रहे हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ वाले डेरिवेशन से प्रूव कर रहे हैं, ठीक है। यहां तक आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा है, डाउट्स डिफिकल्टी को लास्ट में पूछ लेना।
और एक टॉपिक था जी की वैल्यू कहां से फाइंड करें, जब मैंने आपको कहा था कैवेंडिश बैलेंस करके टॉपिक का नाम है। देखते हैं कैवेंडिश बैलेंस, कैपिटल जी की वैल्यू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू कहां से मिलेगी। कैवेंडिश बैलेंस करके एक एक्सपेरिमेंट था उससे, इसमें हम लोग क्या लेते हैं, एक फिक्स सपोर्ट लेते हैं, ठीक है, इसके ऊपर हम लोग एक मेटलिक फैब्रिक लेते हैं, दिस इज अ मेटलिक फैब्रिक, वर्टिकली लेते हैं, ठीक, इस पे एक ऐसी रॉड लगाते हैं, ये रॉड जो है लाइट वेट होनी चाहिए, बड़ा सा सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, समझ लो तो, ठीक है, ये एक रॉड लगाएंगे, ये रॉड के जो दो एंड है, ठीक है, ये रॉड के क्या है, जो दो एंड है वहां पर मैं मासेस रख दूंगा, ये स्मॉल m1 मास है और ये स्मॉल m2, मतलब दो स्फीयर्स लगाए, ओवरऑल में क्या मान लो, यहाँ पर एक स्फीयर अटैच किया है और यहाँ पर एक स्फीयर है, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, इस स्फीयर का नामकरण कर देता हूँ s1, इस स्फीयर का भी नामकरण कर देता हूँ s2, इसके रेडियस लगभग कुछ डायमीटर कुछ रेडियस डायमीटर कुछ रहेगी 5 सेंटीमीटर, स्मॉल स्फीयर डायमीटर इस लगभग कितना 5 सेंटीमीटर, ठीक है, और जो मासेस है वो इक्वल रहेंगे दोनों स्फीयर, m1 बराबर से m2 बराबर से m, मतलब s1 और s2 में जो मास है वो इक्वल है, आप चाहे तो स्मॉल m भी रख सकते हैं, नो डाउट, ठीक है, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इस रॉड की कुछ लेंथ बता देता हूँ आपको, ये तो आप सेट करके रख सकते हो, रॉड की लगभग लेंथ कितनी मान लेता हूँ, L मान लेता हूँ, अब दो स्फीयर और रखता हूँ मैं यहाँ पर, एक बड़ा सा स्फीयर इस तरफ, एक बड़ा सा स्फीयर हम उस तरफ नीचे रखेंगे, ठीक, एक बड़ा स्फीयर जिसका नाम है L1 और मास है कैपिटल M1, इसे यहाँ रखें, इन दोनों स्फीयर के बीच का अगर आप डिस्टेंस देखेंगे तो दोनों के बीच का डिस्टेंस है r, कितना डिस्टेंस है r, स्फीयर का नाम क्या है L1, और एक स्फीयर इस तरफ रखना, तो मास कितना है m2, ठीक है, और स्फीयर का नाम क्या है L2, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी कितना है r है, ठीक है, और थोड़ा सा इसको मैं आपको फिगर को बता दूं, यहां पर लगा हुआ एक मीटर, दिस इज एन मीटर m, ठीक है, और मीटर m लगा हुआ, यहां पर एक मान लो कैवेंडिश ने एक्सपेरिमेंट किया था, तो यहां पर बल्ब यूज किया, we are using the bulb here, एंड यहां पे लगा होगा एक स्केल,
ठीक है, क्यों है सब कुछ बताता हूँ, 2 मिनट रुको। इन दोनों के मास L1 और L2 के मास भी सेम है, और डायमीटर कितना होगा लार्ज स्केल, लार्ज स्फीयर डायमीटर लगभग कुछ 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। और दोनों मासेस ये भी क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। अब ध्यान दो बच्चों, यहां पर ये दोनों कांटेक्ट में आ रहे हैं, बराबर है, तो इनके बीच में मास है, ये भी मास है, छोटू मास है और ये बड़ा मास है, ठीक है। तो इनके बीच में क्या लगने वाला है, फोर्स। कौन सा फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब ये बड़ा मास है तो ये इसको इधर अट्रैक्ट करेगा, और इसके ऊपर क्या लगाएगा, ये ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा, ठीक है। कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो लगेगा वो क्या होगा, G स्मॉल f अपॉन r स्क्वायर, ठीक है ना, ये इस पर लगा रहा है। और उतना ही फोर्स, ऐसे दे दो, उतना ही फोर्स ये भी उस पर लगाएगा, क्योंकि मासेस और डिस्टेंस क्या है, सेम है, तो ये भी कितना फोर्स लगाएगा, सेम फोर्स लगाएगा। ये इसको कहां खींचेगा, ऊपर, ये इसको कहां खींचेगा, नीचे, ठीक है। सो ये भी कितना फोर्स लगाएगा, मैं दोनों F1 और F2 नाम से दे देता हूं। तो F1 बराबर से क्या लगेगा, F2 लगेगा। मतलब जितने फोर्स से ये इसको नीचे खींचेगा उतने फोर्स से इसको उस तरफ खींचेगा, मतलब ऐसे कुछ घूमेगा, जैसे आप लोग स्टीयरिंग घुमाते हो, ठीक है ना, बराबर है, ऐसे ही हो रहा है, ये एक नीचे जा रहा है, एक ऊपर जा रहा है। तो ये रॉड क्या होगी, ट्विस्ट होगी, क्योंकि इसके ऊपर क्या एक्ट कर रहा है, टॉर्क लग रहा है, मतलब कपल लग रहा है। इसको कपल का मतलब क्या होता है, ठीक है, बता देता हूं, कपल ऑफ फोर्स, गलत ना ले, कपल ऑफ फोर्स, ठीक। कपल ऑफ फोर्स का मतलब क्या होता है, व्हेन टू इक्वल, एंड ये अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे लेवल में, व्हेन टू इक्वल एंड opposite force are act by some distance, then they form couple। तो वो क्या बनाते हैं, कपल फॉर्म करते हैं, ठीक है। देखो, अगर दो इक्वल और अपोजिट फोर्स एक ही लाइन पर अगर लग जाए, ये F1 लग रहा है, ये F2 लग रहा है, दोनों इक्वल है, तो ये एक ही लाइन पर अगर लगेंगे तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। कोई इधर से मुझे 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, इधर से मुझे 5 न्यूटन का फोर्स लगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन सपोज अगर उसी बॉडी पर ये दोनों फोर्सेस कुछ डिस्टेंस से लगे, ये F1 इधर लग रहा है, मान लो F2 इधर लग रहा है, तो ये बॉडी के अंदर क्या प्रोड्यूस करेंगे, रोटेशनल मोशन प्रोड्यूस करेंगे। ये इधर घुमाएगा, ये इधर घुमाएगा, ठीक है। मतलब अगर कोई मुझे इस हाथ से इधर लेकर जाए और इस हाथ से इधर लेकर जाए तो मेरी बॉडी क्या होगी, रोटेट होगी, ठीक है। तो जब दो इक्वल और अपोजिट फोर्स, ये F1 और F2 इक्वल है, तो इक्वल और कैसे है, अपोजिट है, तो इक्वल और अपोजिट फोर्स जब कुछ डिस्टेंस से लगते हैं, डिस्टेंस मान लो r, कुछ डिस्टेंस से लगते हैं, तो वो क्या बनाते हैं, कपल बनाते हैं। और कपल क्या प्रोड्यूस करता है, रोटेशनल मोशन प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है, रोटेशनल मोशन। सर स्टीयरिंग को अगर दोनों फोर्सेस एक ही जगह पर लगाओगे तो वो कैंसिल हो जाएंगे, कुछ इफेक्ट नहीं आएगा। लेकिन अगर एक फोर्स इधर लगाओ और एक फोर्स इधर लगाओ तो क्या बनाएंगे, कपल बनाएंगे। टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस आर एक्ट बाय सम डिस्टेंस, देन दे फॉर्म कपल, एंड कपल में प्रोड्यूसेस व्हाट, रोटेशनल मोशन। जैसे इन डिटेल हम लोग बाद में समझेंगे, अभी हमें कपल तो समझ में आया कि कपल यहाँ पर प्रोड्यूस होगा और कपल इनको इसको क्या करेगा, ट्विस्ट करेगा, रोटेट करेगा, मतलब ट्विस्ट करेगा, ठीक है। तो ये रॉड ऐसी घूमेगी, जैसे ही ये रॉड यहाँ पर घूमेगी, ठीक है, देखो यहां से लाइट निकलेगी और मिरर पर आएगी, और मिरर से कहा जाएगी स्केल पर जाएगी। अब जितनी रॉड घूमी है उतना ये मिरर नहीं घूमेगा और उतनी ये लाइट भी घूमेगी, तो मुझे इस स्केल पर पता चलेगा कि ये रॉड कितनी घूमी। बात समझ में, मिरर से बल्ब से क्या निकलेगी लाइट, कहाँ आएगी, मिरर पर, मिरर से कहाँ जाएगी, रॉड पर जाएगी, रॉड पर मुझे सॉरी स्केल पर जाएगी, और स्केल पर मुझे पता चलेगा इस रॉड का डिफ्लेक्शन, ठीक है। ये हमने क्या किया है, नाम भी लिख देता हूं, जैसे मेटालिक फैब्रिक दिया,
This is mirror. This is what? This is what? Scale. ठीक है, और ये तो पता ही है आपको, लाइट रॉड। ठीक है, तो यहां से लाइट निकलेगा, मीटर पर जाएगा, स्केल पर जाएगा, और मुझे क्या प्रोड्यूस पता चलेगा कि कितना डिफ्लेक्शन हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको एक और बात बताता हूँ, मोमेंट ऑफ कपल क्या होता है। ध्यान दो, हमने कपल को पढ़ा, अगर आपको मोमेंट ऑफ कपल निकालने का कहा जाता है तो क्या होता है? मोमेंट ऑफ कपल मतलब होता है टॉर्क। ये सब आपने नहीं पढ़ा, इसलिए मैं आपको एक बार और भी बता दे रहा हूँ, ये सब डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। मोमेंट ऑफ कपल मतलब क्या होता है? टॉर्क। और टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। एक कोई भी फोर्स ले सकते हैं आप दोनों में से, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। टॉर्क का सिंबल होता है ये, टाउ कहते हैं इसे। क्या कहते हैं इसे? टाउ कहते हैं। और फोर्स कितना है आप देखिए, फोर्स है Gmm अपॉन r स्क्वायर, सॉरी r स्क्वायर ये फोर्स है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों के बीच का देखें तो कितना आएगा? l आएगा। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? l है। तो ये टॉर्क का फॉर्मूला है Gmm अपॉन r स्क्वायर इनटू l। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ टॉर्क। एक फॉर्मूला आ गया टॉर्क का। ठीक है, अब हम लोग दूसरा फॉर्मूला निकालते हैं। दूसरा फॉर्मूला निकालते हैं। टॉर्क का एक फॉर्मूला आ गया Gmm अपॉन r स्क्वायर इनटू l। अब टॉर्क जितना लगेगा उतना ही डिफ्लेक्शन होगा। ये लोग कह सकते हैं जितना आप कपल लगाओगे, जितना आप फोर्सेस लगाओगे, ठीक है, उतना ही डिफ्लेक्शन होगा। तो कहना है से टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। ठीक है ना, जितना आप टॉर्क लगाओगे उतना ही रॉड घूमेगी, बराबर। तो प्रोपोर्शनल का सिंबल अगर हटाओगे तो यहाँ पर कांस्टेंट लगेगा। तो ये टॉर्क का फॉर्मूला एक और क्या बनेगा? k थीटा। क्या बनेगा? k थीटा। अब यहाँ से आप g के लिए फॉर्मूला बना सकते हो। ये भी टॉर्क का फॉर्मूला और ये भी टॉर्क का फॉर्मूला। ठीक है, टॉर्क, ये वाला टॉर्क भी आपको नोन होगा। तो क्या फॉर्मूला बनेगा g के लिए? k थीटा बराबर से Gmm अपॉन r स्क्वायर इनटू l। तो यहाँ से आपको दोनों मासेस पता होंगे। सबसे पहली बात, दोनों मासेस के बीच का डिस्टेंस पता होगा, रॉड की लेंथ पता होगी, ये कितना घूम रहा है वो ये स्केल से पता चल जाएगा, मतलब थीटा इस स्केल से पता चल जाएगा। और k आपको टॉर्क नोन होगा, तो k बाय अल्फा करके आप यहाँ से टॉर्क नोन होगा, अल्फा नोन होगा, तो k यहाँ से आप निकाल सकते हैं। सो हमारे पास सारी चीज आ जाएगी, टॉर्क आ जाएगा, मतलब k आ जाएगा, थीटा हमें इस स्केल से पता चल जाएगा, मासेस हम लोग नोन ही लेंगे जो नोन मासेस है, दोनों मासेस के बीच का डिस्टेंस भी हमें सेट करना है, l भी हमें सेट करना है। तो जब कैवेंडिश ने एक्सपेरिमेंट किया था तो g की वैल्यू आई थी 6.67 into 10 to the power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ g इन ऐसा सिस्टम। ये सारा कहानी करने के बाद कैवेंडिश ने ये वैल्यू निकाली। ठीक है, वैसे ज्यादातर पूछता नहीं है बोल, लेकिन फिर भी ये आ गया तो आपको थोड़ा बताने अच्छा है। ठीक है, अब आज की क्लास में जो भी डाउट्स हैं आप पूछ सकते हैं, 5 मिनट है आपके पास, स्टार्ट करें डाउट। कोई डाउट नहीं है शायद आज के मैंने लाइव शीट्स देखे, ठीक है, इसके अंदर कोई डाउट नहीं बता रहे बच्चे। ठीक है,
हाँ करेगा ना, वो मीडिया पर डिपेंड नहीं करता ग्रेविटेशनल फोर्स का। मैंने आपको कहा मीडिया पर डिपेंड नहीं करेगा, इंटरनेट मीडिया क्या होता है उस पर डिपेंड नहीं करेगा। ऑल आर क्लियर? ठीक है। हाँ दोनों दोनों साइड से अगर 10 न्यूटन का फोर्स लगे तो उस पर नेट फोर्स जो होगा बॉडी में वो 0। ठीक है ना? क्या कंफ्यूजन है एक्सीलरेशन? अभी हम लोग ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन पढ़ेंगे, उसके अंदर आपका एक्सीलरेशन का कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा जो भी। ठीक है, एनी अदर डाउट्स? ना, लेकिन फिर वो ट्विस्ट नहीं होगी, घूमेगी, अपवर्ड तो जाएगी लेकिन हमें ट्विस्ट कराना, उसे घुमाना ठीक आएगा इससे। ठीक है, थैंक यू तन्मय। चलो फिर अभी कोई डाउट्स नहीं दिख रहे, इसके बाद हम लोग मिलते हैं कल के लेक्चर के अंदर।